बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुलाई की 2 तारीख है, इतवार का दिन है और आज सुबह से लेके अभी तक की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखने जा रहे हैं वो बड़ी तशवीशनाक खबर है। मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान के शहर छत्तीसगढ़ से वो खबर आई है। खबर ये है, खबर बल्कि नहीं है, सीधी नंगी खुली धमकी है हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए। और धमकी में हिंदुस्तान के जो वजीर दफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बहुत ही ओपन धमकी दी है, पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। अल्फाज ये हैं कि पाकिस्तान को इस तरफ से भी मारेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के अंदर अब घुसकर भी पाकिस्तान को मारेंगे। उसके साथ उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये पहले वाला इंडिया नहीं है, हिंदुस्तान बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये खुली नंगी धमकी जो है ये हिंदुस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका के स्टेट विजिट के बाद ये धमकी दी गई है। इसको उस तनाजर में भी देखना पड़ेगा, इसका पसे मंजर पेश मंजर भी देखना पड़ेगा। माजी में जब जब ऐसी धमकियां दी गई उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर हुई है। तो इस टाइम पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, उसके साथ साथ जो हिंदुस्तान के माशी और सफारती हालात हैं इस टाइम, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये खतरा कितना बड़ा है और हमें एज अ नेशन इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरी खबर जो है, इंपॉर्टेंट खबर, वो फ्रांस से है। हम ये तो आपको पहले ही बता चुके थे कि फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है। पिछले चंद दिन से वहां पर जो कत्लो गारत, आग, खून, लूटमार चल रही है। अब मुसीबत ये बनी है कि फ्रांस से वो निकल के बेल्जियम और स्विट्जरलैंड तक पहुंच गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ यहीं पर रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो मुझे खदशा लग रहा है कि जो फ्रांस के और भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिनमें जर्मनी भी है, जिनमें इटली भी है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, मोनाको है, इन तमाम कंट्रीज के साथ, और स्पेन भी है, इन तमाम कंट्रीज के साथ ये सब कुछ हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। फ्रांस से ये चीजें निकल के वहां स्प्रेड हो सकती हैं। इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसको क्यों नहीं रोका जा रहा। सबसे पहले पहली खबर की तरफ आते हैं। राजनाथ सिंह वजीर दफा हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने बड़ी खुली धमकी दी है। कल छत्तीसगढ़ के अंदर वो खिताब कर रहे थे लोगों के साथ, पब्लिक मीटिंग थी, उसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से कहा कि हिंदुस्तान के हालात बदल गए हैं, हिंदुस्तान अब एक डिफरेंट मुल्क है और बदलते हालात के अंदर हिंदुस्तान अब पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। जरूरत पड़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान को इस तरफ से हिंदुस्तान अपनी तरफ रहते हुए बॉर्डर पर पाकिस्तान को मारेगा, ये वो कहना चाहते थे। और अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के अंदर जाकर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी उनको मारेंगे। वो मारेंगे या नहीं मारेंगे, क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन हम सबसे पहले इस नंगी धमकी को देने की वजह क्या हुई, उनको ये हौसला कहां से आ रहा है, वजह क्या बनी है, उनको ये शय कहां से मिल रही है। तो मेरे दो जो 2 सेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। वो ये हैं कि एक तो मोदी को जो स्टेट विजिट मिला है, तो पहले भी बताया था कि अमेरिका ने अभी तक सिर्फ 3 मुल्कों को स्टेट विजिट दिया है। प्रेसिडेंट बाइडेन की गवर्नमेंट ने अभी तक एक साउथ कोरिया के जो हेड ऑफ स्टेट थे उसके साथ एक मोदी हैं, और एक और कंट्री को उन्होंने सिर्फ अभी तक जो है वो स्टेट विजिट दिया है। उस स्टेट विजिट के अंदर मोदी ने बहुत सारे 5 बड़े मुआहदे किए थे, जिसमें एक फाइटर जेट्स के इंजन बनाने का मुआहदा था जो अब हिंदुस्तान के अंदर बनेगा, जो हिंदुस्तान के लड़ाका तैयारे हैं उनमें भी इस्तेमाल होगा और वो वापस अमेरिका को भी बेचा जाएगा। सेमीकंडक्टर्स का इसी तरीके से एक मुआहदा हुआ था जो को तकरीबन $3 बिलियन के करीब वो मुआहदा था। इसी तरीके से और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स, ड्रोन खरीदने का हिंदुस्तान का मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ। इस तरीके से 5 बड़े मुआहदे मोदी करके गए हैं। ज्वाइंट सेशन में कांग्रेस के साथ खिताब करके गए हैं, स्टेट विजिट लेके गए हैं। ये तमाम जो हिम्मत उन्हें
या उन्हें जो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्हें जो एक रिकग्निशन मिली है, इसको अब हिंदुस्तान इस्तेमाल करता हुआ, अपनी उस लीवरेज को इस्तेमाल करता हुआ, जो बढ़ावा हिंदुस्तान को मिला है, जो कैपिटलाइज किया है उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को, उसको इस्तेमाल करता हुआ हिंदुस्तान नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं, पाकिस्तान की इस टाइम जो इकोनॉमी के हालात हैं, पाकिस्तान इस टाइम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है। पॉलिटिकली पाकिस्तान की जो मजबूत तरीन पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको इस टाइम दीवार के साथ लगाया जा रहा है। एक अंदरूनी इंतशार का समा पाकिस्तान के अंदर दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तान की कौम, आप हो, मैं हूं, हमारे अफवाज का कोई सिपाही हो या ऑफिसर हो, पूरी कौम, जब भी मुल्क की सलामती के ऊपर कोई बात आती है तो हम सब एक मुट्ठी होकर मुल्क का दिफा करते हैं। आपके सामने कुछ हालात रखता हूं जिनसे हमें समझ आएगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अभी तक कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, तो उसके फौरन बाद अक्टूबर 1947 में पहला कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का बना, जो कश्मीर वॉर शुरू हुई, उसके ऊपर हमारा ये पहली जंग थी या पहला कॉन्फ्लिक्ट था। उसके बाद अगस्त 1965 के अंदर हमारा दूसरा फॉर्मल एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ये भी सेकंड कश्मीर वॉर थी जो बिगिन हुई। उसकी सारी हिस्ट्री आप सबको पता है, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारी हिस्ट्री ये है कि हमने वो जंग जीती थी। ख्वाजा आसिफ की हिस्ट्री ये है कि हमने वो जंग हारी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमने 65 और 71 की जंगें हारी थी, पर हम ये कहते हैं कि 65 की जंग में पाकिस्तान को अच्छी कामयाबियां मिली थी। फिर 1971 के अंदर इंडो पाकिस्तान वॉर हुई, जिसके नतीजे में जारी बात है बांग्लादेश जो है वो एक इंडिपेंडेंट, मशरकी पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ। वो सारे हालात क्या हुए थे, हमारे 90,000 के करीब हमारी अफवाज के लोग कैदी हुए, जो बाद में फिर एक मुआहदे के तहत उनकी रिलीज मुमकिन हुई। फिर 1974 में एक और कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन स्माइलिंग बुधा, वो एक बड़ी डेवलपमेंट थी, वो हुई। उसके बाद जुलाई 1989 के अंदर एक और हिंदुस्तान की तरफ से शोशा छोड़ा गया, जब कश्मीरियों के ऊपर मजालिम हुए और कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा, वहां एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर मई 1998 के अंदर पहले हिंदुस्तान ने और फिर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। हिंदुस्तान ने पहले टेस्ट किए थे, पाकिस्तान शायद ना करता, जब हिंदुस्तान ने कर डाले तो पाकिस्तान की मजबूरी बन गई। चागी के अंदर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट अपने किए, अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए। उसके बाद अगला कॉन्फ्लिक्ट हमारा उनके साथ मई 1999 को हुआ, जब कारगिल वॉर शुरू हुई। कारगिल वॉर के अंदर क्या कुछ हुआ, किसने किसकी पीठ में चुरा घोंपा, मैं पाकिस्तानी तनाज़ुर में बात कर रहा हूं, वो आपके सामने है। आजकल उनको चूम चाट कर बहुत ऊंचे मकामात पर बैठाया जा रहा है। उन्होंने कारगिल में क्या किया था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान ने फिर एक बहुत ही एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया उस हमले के बाद। उसके बाद फिर 2007 में समझौता एक्सप्रेस के ऊपर बॉम्बिंग हुई, उसको जला दिया गया। आपको याद है बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद भी एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट रहा। और उसके बाद 2008 के अंदर मुंबई अटैक हुए, आपको याद होगा, होटल ताज और दूसरी जगहों पर। बाद में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो हमले जो हैं वो पाकिस्तान से हुए थे, आपको याद होगा। और आज तक नवाज शरीफ के उस बयान की वजह से पाकिस्तान को रगेदा जाता है, पाकिस्तान को उसका काफी सफारती सतह पर नुकसान हुआ है। फिर फरवरी 2019 को पुलवामा के अंदर एक दहशतगर्दी का अटैक हुआ। हिंदुस्तान ने बगैर किसी सबूत के वो तमाम चीजें पाकिस्तान के ऊपर डाल दी। और फिर फरवरी के आखिर पर आपको याद होगा हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर अपना पेलोड कहते हैं उसे शायद, वो फेंका, कुछ बमबारी की। और उसके बाद फिर आपके सामने जो कुछ हुआ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त लीडर थे पाकिस्तान के, एक तगड़ा लीडर जिस तरह के फैसले करता है वही फैसले किए। और हिंदुस्तान को एक हजीमत उठानी पड़ी जब उनका पायलट जो है वो पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। और ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि आला सफारती
इक़्तिदार को सामने रखते हुए उसको बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया। आल्दो के हमने जो अभिनंदन को ट्रीटमेंट दिया, आजकल हम अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों को नहीं दे रहे। अभिनंदन को हमने फटे हुए कपड़े उतार के अच्छे कपड़े पहनाए। आजकल ज़रा हम और ट्रीटमेंट देते हैं, जो कपड़े पहन के बंदा आता है उसके साथ और ट्रीटमेंट होता है हमारे अपने वतन के लोगों के। बहरहाल क्योंकि इस टाइम हिंदुस्तान की बात हो रही है तो ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। घर की बातें बाद में हो जाएंगी, इस टाइम हिंदुस्तान की बात हो रही है तो वो बात कर लें। बहरहाल बहुत बड़ी पाकिस्तान की अफवाज की, खुसूसन पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत बड़ी कामयाबी थी, पाकिस्तान की कामयाबी थी। लेकिन इस मकाम पर भी हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आला तरीन लीडर्स, स्पेशली अयाज सादिक साहब ने कहीं और नहीं, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा कि जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उनके माथे और जिस्म पर पसीना था, टांगें कांप रही थी, और हमने उनको दिलासा दिया कि कुछ नहीं होता, डोंट वरी, आप परेशान ना हो। तो ये पाकिस्तान के अभी तक के कॉन्फ्लिक्ट जो हिंदुस्तान के साथ मेजर बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो आपके मैंने सामने रखे हैं। जब भी हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है, अगले चंद दिन के अंदर कुछ ना कुछ होता जरूर है। हम दुआ करते हैं कि वतन अजीज महफूज रहे, हम दुआ करते हैं कि हमारे अंदरूनी जो इंतशार हैं उनके ऊपर हम काम करें। एक मजबूत डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, जिसके पीछे पूरी पाकिस्तान की पब्लिक खड़ी होगी, विल ऑफ द पब्लिक के साथ एक गवर्नमेंट बैठी होगी, पूरी पब्लिक जो है वो अपनी फौज के साथ खड़ी होगी, और फिर फौज जो है वो वतन अजीज का बेहतरीन दफा करेगी जैसे करती आई है। यही हमारी तवक्को है। इसलिए जितनी जल्दी जरूरी है हम पाकिस्तान के अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अपनी माशी हालात है, इनको दुरुस्त करें, और उसके साथ साथ जो सफारती सतहों के ऊपर मोदी जितने माइल्स कवर कर रहा है, जितनी जल्दी से जितनी कामयाबियां वो समेट रहे हैं सफारती सतह पर, उसके ऊपर भी हमें नजर रखने की जरूरत है। वो हम तब तक नहीं रख सकते जब तक हम बाहर सफारती सतह के ऊपर अपने मुल्क के इंसानी हकूक के प्रॉब्लम्स ही एक दूसरे के खिलाफ डिस्कस करते रहेंगे, और जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है तो हमारे लिए बड़ी परेशानी होगी। अब मैं आपके साथ दूसरी खबर डिस्कस करता हूं जो फ्रांस के अंदर हो रहा है। ये तो आप सबको पहले से पता है कि फ्रांस के अंदर पिछले 4-5 दिन से बदतरीन इस टाइम वहां पर एक बदनज़मी है। एक 17 साल के बच्चे को, नाहल जिसका नाम था, उसको ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से पुलिस ने कनपट्टी पर उसकी गाड़ी रोकी थी, उसने रोक दी थी, कनपट्टी पर गोली मारकर क्लोज रेंज से उसको मार दिया गया। बाद में पुलिस ने कहा कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसका, जो सब झूठ साबित हुआ। उसके बाद ये सारे मुजाहरे एरप्ट हुए, आग लगा दी गई। अभी तक कोई 1000 से ज्यादा सरकारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई है। 2-2.5 हजार लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। ज्यादातर मुजाहरीन जो है वो 13 और 17 साल की उम्रों वाले हैं। एवरेज एज 17 साल है जो लोग पकड़े हुए हैं, मिनिमम एज 13 साल है जिनको अभी तक डिटेन किया हुआ है। ये लूटमार फ्रांस में थी, हालात बहुत दिगरगू थे, लेकिन अब ये लूटमार जो है वो फ्रांस के साथ वाले इलाकों में भी जा रही है। यहां आपके सामने रख देता हूं, फ्रांस के पेरिस, जारी बात है, पेरिस से ऊपर की तरफ जो है वो बेल्जियम है, ब्रसल्स है, वो सब कुछ है। फिर उसके साथ एक छोटा सा मुल्क है लक्समबर्ग, वो आता है, और उससे आगे चले नीचे थोड़ा सा तो जर्मनी आता है, जारी बात है, और जर्मनी के आगे फिर फ्रांस के साथ स्विट्जरलैंड आता है। स्विट्जरलैंड का काफी बॉर्डर लगता है जर्मनी के साथ भी और फ्रांस के साथ भी। फिर उसके बाद इटली का बहुत लंबा बॉर्डर आता है आगे फ्रांस के साथ। फिर मोनाको एक छोटा सा कंट्री आता है फ्रांस के साथ, और फिर स्पेन का भी सिग्निफिकेंट बॉर्डर जो है वो फ्रांस के साथ लगता है। थोड़ा सा बीच में समंदर है, उसकी दूसरी तरफ जो है वो इंग्लैंड है, वो बरतानिया है, लेकिन वो जमीनी उसका राब्ता नहीं है, उसके दरमियान में समंदर है। अब अगर हम राइट्स देखें, जो सबसे ज्यादा मज़ारे फैले हुए हैं वो पेरिस में है, तो पेरिस के ऊपर जो है वो ब्रसल्स है, वहां से बेल्जियम और ब्रसल्स के अंदर वो गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो स्विट्जरलैंड के बहुत ही करीब शहर है वो लियोन है फ्रांस का, उसकी दूसरी तरफ जो
जहां पर स्विट्जरलैंड के अंदर ये लूटमार अभी हुई है, स्विट्जरलैंड के अंदर भी मुजाहरीन ने पहले मुजाहरा किया, उसके बाद लूटमार शुरू कर दिया दुकानों से। वो उनका लुधियाने शहर है, वो लियोन से करीब है, जाहिर बात है वहां से चीजें वहां स्प्रेड हो रही हैं। और यहां पर एक और भी बड़ी सिग्निफिकेंट बात है जो आपको समझ आनी चाहिए कि जो स्विट्जरलैंड है वो ऐसा मुल्क है जिसके तकरीबन 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो जर्मनी की तरफ है, वहां जर्मन जुबान बोली जाती है, वहां सारे साइन बोर्ड, सारा जो इन्फ्लुएंस है वो जर्मनी का है, जर्मन कल्चर का कह लें, मैं जर्मन कंट्री का नहीं कह रहा, लेकिन जर्मन जुबान, जर्मन लोग हैं एथनिसिटी के एतबार से वहां पर। दूसरा जो इटली के साथ उनका हिस्सा लगता है, वहां पर इटालियन जुबान है, तमाम लैंग्वेज, तमाम दफ्तरों की लैंग्वेज, साइनेज, वो सारी इटालियन है वहां पर। और फिर एक हिस्सा जो फ्रांस के साथ लगता है, जनीवा वाला साइड जो है, लुधियाने वाली साइड जो है, वो जो है वो वहां पर फ्रेंच जुबान है, फ्रेंच इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए जो स्विट्जरलैंड है वो 3 जुबानें और 3 इन्फ्लुएंसेस उसके ऊपर आप कह सकते हैं। तो ये लियोन से जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर जा रहा है। अब आगे जो और खतरनाक बात है वो है कि जो स्पेन है और एक तरफ उसके जाहिर बात है मोनाको है, वो उनके करीब जो बड़ा शहर साउदर्न फ्रांस के अंदर बड़ा शहर है मरसाए। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है सारा साउदर्न फ्रांस का, टूरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ नीस, एंटीब, मरसाए, ये सारे इलाके, केन्स का जो फिल्म फेस्टिवल होता है वो भी इसी इलाके में होता है। ये सारा कोस्टल लाइन मीन समंदर के साथ साथ है। दुनिया के जो चंद खूबसूरत तरीन बीचेस हैं, रिजॉर्ट्स हैं और महंगी तरीन वेकेशन जो रिजॉर्ट्स पर और बीचेस पर होती है, वो ये सारा इलाका है फ्रांस का, साउदर्न फ्रांस। और आगे फिर इटली आ जाता है इसके, यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। तो अब मरसाए जो है वहां पर भी बहुत ज्यादा आपको पता है कि ये सब कुछ हो रहा है। तो उससे ये तमाम जो आग, कश्तो खून और इंतशार है, ये मरसाए से खुदा न खास्ता स्पेन की तरफ और मोनाको की तरफ भी फैल सकता है। तो ये हालात हैं जो फ्रांस के अंदर है, संभलते हुए अभी तक नजर नहीं आ रहे। हो ये इसलिए रहा है कि वहां की आवाम तंग आ गई है रेसिज्म से, जो वहां पर हो रहा था बहुत ज्यादा। ये अंडरलाइन वजह है। बहरहाल उन्हें पुरअमन रहना चाहिए, किसी सूरत भी अमन का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को पुरअमन ही रहना चाहिए, हर जगह पे पुरअमन रहना चाहिए, लेकिन पुरअमन रहकर अपना जो प्रोटेस्ट है वो जरूर रिकॉर्ड कराना चाहिए। इसके साथ ही अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।